हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने मौर्य वंश के बाद जो दो जनजातियां आई थी, देसी और विदेशी, वो कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद आता है गुप्ताज, ठीक है, गुप्त वंश, जो कि 6 क्लास की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर रहेगा और एंशियंट हिस्ट्री का भी लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद जो शुरू हो जाती है वो मेडिवियल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश को गोल्डन एरा बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन एरा ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसको सुनहरा जो युग है वो बोला जाता है गुप्ताज को। कुषाणों के यहाँ पे क्या थे? सामंत थे। कुषाणों के यहाँ पे सामंत थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने जो कुषाणों के यहाँ पे लड़ाई करके और वहाँ से जीत कर, मतलब कुषाणों को हराकर, और उसके बाद फिर गुप्त वंश की स्थापना की थी, ठीक है, गुप्त वंश के नाम पे। कुषाणों के यहाँ पे सामंत थे, नहीं तो अगर फाउंडर की बात करें, गुप्त वंश के फाउंडर की बात करें तो श्रीगुप्त जो नॉर्मल फाउंडर की बात करें, ठीक है, रियल फाउंडर श्रीगुप्त को नहीं माना जाता, लेकिन फाउंडर की नॉर्मल बात करें तो श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 एडी में, एडी आ गया है अब, ठीक है, से 280 तक राज किया था, ठीक है। इसको आदि पुरुष भी बोला जाता है, आदि पुरुष, श्रीगुप्त को आदि पुरुष भी बोला जाता है। इनका बेटा था घटोत्कच, ठीक है, जिन्होंने 280 से लेकर 320 तक शासन किया था फिर। लेकिन क्या थे, ना श्रीगुप्त ज़्यादा फेमस हुए और ना ही घटोत्कच, दोनों क्या रह गए, नॉर्मल ही शासक रह गए, ज़्यादा फेमस नहीं था। तब तक गुप्त वंश ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, ठीक है। जैसा कि अभी बोला ना कि एंशियंट हिस्ट्री का बिल्कुल सुनहरा युग बोलते हैं, तब तक ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो रियल फाउंडर की अगर बात करें, इसके बाद रियल फाउंडर आते हैं चंद्रगुप्ता वन, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को रियल फाउंडर बोला जाता है गुप्त वंश का, जिन्होंने राज किया है 319 से लेकर 335 तक, या 320 भी मिल जाए तो 335 तक, ठीक है। दोनों डेट दी हुई है हिस्ट्री में, तो कोई भी मिल जाए वो अपना देख लेना। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें तो इसको महाराजा अधिराज की इसको उपाधि मिली हुई थी, ठीक है। और यही उपाधि फिर समुद्रगुप्त को भी मिली थी, ठीक है। तो दोनों को मिली थी ये उपाधि। पूछ लेते हैं एग्जाम में, ऐसे ऐसे ही जो पॉइंट है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। गुप्त संवत चलाया था इन्होंने, ठीक है, 319 एडी में गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनकी पत्नी का नाम था कुमारा देवी, ठीक है, जो लिच्छवी गण से संबंधित थी, ठीक है, लिच्छवी गण से थी और कुमारा देवी नाम थी। फिर इनके जो पुत्र आते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। फिर इनका शासन आता है 335 से लेकर 375 एडी तक, ठीक है। ये डेट याद रखना, ये डेट में ही कंफ्यूजन होता है। इसको थोड़ा सा ना लिंक करके, डेट को ना लिंक करके याद किया करो कि भाई किसका कहाँ तक था, हमने यहाँ तक ये पढ़ा था तब ये डेट थी, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके जब देखोगे, चीज़ों को पढ़ोगे तो याद ज़्यादा रहती है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहें, ये बहुत ही प्रतापी शक्तिशाली राजा हुए हैं गुप्त वंश के, ठीक है। जो स्मिथ थे, प्रोफेसर स्मिथ थे, जो वैज्ञानिक स्मिथ थे, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया के नेपोलियन, समुद्रगुप्त को इंडिया के नेपोलियन किसने बोला है? स्मिथ ने बोला है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या है समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। ही ग्रेटली एक्सपेंडेड हिज डायनेस्टी, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री जो थे, तो अपना मतलब जो गुप्त वंश का जो साम्राज्य था वो काफ़ी हद तक इन्होंने फैलाया था। इनके बारे में बोलते हैं कि ये कभी भी इन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा था, ठीक है, कभी नहीं हारा था। इन्होंने बोलते हैं कि 100 युद्ध इन्होंने किए थे, जिसमें 21 राज्यों को, ठीक है, 21 राज्यों को जीता था। 21 राज्यों में से 12 जो थे वो थे साउथ के और 9 थे नॉर्थ के, ठीक है। दक्षिण पथ और उत्तर पथ बोला जाता है इनको, ठीक है। तो 12 और 9 ये फिगर बता रहे हैं। और इनके बारे में बोलते हैं कि समुद्र जो गुप्त हैं वो कभी नहीं आ रहे थे, किसी भी युद्ध में कभी नहीं आ रहे थे। तो इनको ना वीणावादक के नाम से भी समुद्रगुप्त को ही जाना जाता है। फिर इन्होंने काफ़ी गोल्ड कॉइन, ठीक है, सोने के सिक्के काफ़ी मात्रा में इन्होंने जारी किए थे,
समुद्रगुप्त ने। ठीक है, बाकी वैसे भी अगर देखा जाए ना तो गुप्त वंश में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के छपे थे वो गुप्त वंश में ही छपे थे, और जो जारी किए गए थे वो इसके समुद्रगुप्त के टाइम पे किए गए थे। ठीक है, संगीत प्रेमी थे ये, संगीत समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी, कविराज की उपाधि भी इनको मिली थी। ठीक है, और कविता जो वे लिख रहे थे वो चंपू शैली में, ये भी पूछ लेते, चंपू शैली में कविता लिखते थे। चंपू शैली कौन सी होती है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों को साथ साथ लेकर चला जाता है, तो उस शैली में ये कविता लिखते थे। फिर इन्होंने क्या किया था कि भाई अश्वमेघ, ठीक है, अश्वमेघ जो रस्म थी घोड़े को जिसमें सेक्रीफाइस किया जाता था, घोड़े को छोड़ दिया जाता था 1 साल के लिए। ठीक है, तो वो भी इन्होंने आयोजन करवाया था अश्वमेघ यज्ञ का। ठीक है, फिर जो बोलते कि गोल्ड कॉइन जो सबसे ज़्यादा रिलीज किए थे, तो कौन से थे? 6 टाइप्स के बोलते हैं, 6 टाइप्स के गोल्ड कॉइन रिलीज किए थे, और जिसमें गरुड़ की छाप वाला था ना, गरुड़ की छाप वाला जो कॉइन था वो सबसे ज़्यादा फेमस था। पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन सा ज़्यादा फेमस था? तो गरुड़ की छाप वाला था। बाकी के और थे जो जिसमें वीणा हाथ में लेके भी राजा बैठे हैं। ठीक है, इनके लेफ्ट हैंड पे समुद्रगुप्त ऐसे वो लिखा हुआ है। तो ये ऐसे इन्होंने डिफरेंट 6 प्रकार के ऐसे गोल्ड के सिक्के जारी किए थे। फिर जो इनका दरबार था, उनके दरबारी जो कवि थे वो थे हरिसेन। ठीक है, हरिसेन इनके दरबारी कवि भी थे और एक मंत्री भी थे। ठीक है, फिर हरिसेन ने क्या किया है? हरिसेन ने एक जो इंस्क्राइब किया था, जिसको प्रशस्ति बोला गया है। ठीक है, इंस्क्राइब तो मैंने बताया था आपको, जब पत्थर पे नुकीली चीज से जब हम कोई भी संदेश या कुछ ऐसे लिखते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो हरिसेन ने इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में हरिसेन ने एक इंस्क्रिप्शन करवाया था जिसको प्रशस्ति के नाम से जाना गया। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है भाई प्रशंसा करना। ठीक है, जो संस्कृत वर्ड है, प्रशस्ति संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रशंसा, टू प्रेज। तो इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में ये इलाहाबाद में प्रशस्ति को खुदवाया था, मतलब इंस्क्राइब करवाया था। ठीक है, पत्थर पे ऐसे। तो और उन्होंने फिर क्या बताया है हरिसेन ने, जो समुद्रगुप्त के जो समय है उसके बारे में और क्या क्या बताया कि वहाँ पर किस तरह का जो शासन है वो चलता था। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि भाई 4 प्रकार के रूलर्स होते थे समुद्रगुप्त के टाइम पे, 4 प्रकार के रूलर्स थे। उनके लिए कैसे कैसे उन्होंने जो पॉलिसीज है, नियम है वो बना रखे थे समुद्रगुप्त ने, तो वो बता रखा है। तो फर्स्ट रूलर जो बताए हैं वो है आर्यवर्त। ठीक है, आर्यवर्त थे जो कहाँ पे थे, जिनको मतलब क्या है कि समुद्रगुप्त ने जिसको क्या कर दिया था, हु वर अपरूटेड, एक सेकंड, अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर के। ठीक है, वो बिल्कुल वहां से क्या कर दिया था, उनका खत्म ही कर दिया गया था, और समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर में उनको मिला लिया गया था। पूछ लेते हैं इनमें से ना, चारों में से एक क्वेश्चन बनता ही है, तो किसने क्या किया था, कि वहाँ किस किस टाइप के जो शासन थे उनमें से कैसी कैसी पॉलिसी थी। तो मतलब जो आर्यवर्त वाले थे उनको क्या किया था समुद्रगुप्त ने, डायरेक्ट जीतकर अपने में मिला लिया था। फिर है दक्षिण पट वाले। ठीक है, रूलर्स ऑफ दक्षिण पट। दक्षिण पट वाले रूलर्स 12 रूलर्स थे, जिनको समुद्रगुप्त ने क्या किया था, जब समुद्रगुप्त से वो लड़ाई कर रहे थे तो उन्होंने समुद्रगुप्त से पहले ही सरेंडर कर दिया। ठीक है, उन्होंने सरेंडर किया था। पूछ लेते हैं कि भाई सरेंडर किसने किया था और अपनी हार है वो किसने स्वीकार की थी, तो वो दक्षिण पट वालों ने स्वीकार की थी। ठीक है, तो उन्होंने जब सरेंडर कर दिया और अपनी हार स्वीकार कर ली, तो समुद्रगुप्त ने फिर क्या कर दिया कि उनको वापस से अलाउड कर दिया शासन करने के लिए। ठीक है, कि भाई वो तुम मेरे अधीन तो हो गई, अब तुम हो मेरे कंट्रोल में, लेकिन जो जहां है वहां पे शासन कर लेगा। तो ये क्या था समुद्रगुप्त ने दक्षिण पट वालों के साथ। फिर है इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट। तीसरा था ये इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट का। ये कहाँ का इलाका था? आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, अ नंबर ऑफ गणा संघा हमारे थे ना वाजी में, वाजी के आसपास का तो जो गणा संघा थे वहाँ पे, तो वहाँ का भी, ठीक है, वाजी के आसपास का भी जो इलाका था नॉर्थ वेस्ट का। ठीक है, तो ये सारा इलाका था जो वो था इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट बोला जाता था।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, ट्राइब्यूट लेके आते थे, ठीक है, और ऑर्डर फॉलो करते थे। किसका? समुद्रगुप्त का ऑर्डर फॉलो करते थे और उसका जो दरबार था उसको अटेंड करते थे। ये पूछ लेते हैं ट्राइब्यूट क्या होते हैं। ट्राइब्यूट ज्यादातर होती हैं चीजें, ठीक है, कुछ अपने राजा की प्रशंसा के लिए, राजा को खुश करने के लिए कुछ चीजें लाई जाती है, उसको ट्राइब्यूट बोला जाता है मेनली तो, ठीक है। तो जो इनर सर्कल वाले थे वो ट्राइब्यूट लेके आते थे, राजा के ऑर्डर फॉलो करते थे और जो कोर्ट है मतलब दरबार है उसको अटेंड करते थे। फिर है रूलर्स ऑफ आउटलेइंग एरिया, ठीक है, 4 तरह के मैंने बताए हैं। तो फोर्थ है जो रूलर्स ऑफ आउटलेइंग एरिया। तो आउटलेइंग एरिया वाले तो जो वो क्या थे, वो डिसेंडेंट बोले जाते हैं कुषाणों के और शकों के, ठीक है। और रूलर्स थे उसमें श्रीलंका का रूलर भी शामिल था, श्रीलंका का शासक भी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने आप को सबमिट कर दिया समुद्रगुप्त को, ठीक है, और उन्होंने अपनी बेटी दी थी शादी के लिए, ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी शादी के लिए दी थी आउटलेइंग एरिया वालों ने। पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, किसने अपनी बेटी ऑफर्ड की थी शादी के लिए समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो आउटलेइंग वो जो आउटलेइंग एरिया वाले थे उन्होंने की थी। तो ये 4 तरह के हैं, ये जरूर देखना। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के, अगर हम और भी देखें ना, तो इसके जो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका बेटा था, लेकिन ये कैसा था, इसके 2 बेटे थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक रामगुप्त भी था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। तो रामगुप्त था बड़ा, जो 375 से लेकर 375 से 380 तक उसने राज किया था, 5 साल तो वैसे, ठीक है, बड़ा, क्योंकि बड़ा बेटा बन रहा था ना राजा, तो बड़ा बेटा ये थे। इसकी पत्नी थी ध्रुवस्वामिनी, ठीक है, रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुवस्वामिनी थी, लेकिन शकों के आक्रमण की वजह से ना रामगुप्त ने सरेंडर कर दिया था और अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, अपनी पत्नी को सौंप दिया था शकों को। इससे क्या हुआ कि इससे चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो गुस्सा हो गया कि भाई ये कैसा राजा हुआ, और मतलब इसने रामगुप्त को फिर क्या किया, इसने रामगुप्त को भी मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसने शकों को भी हरा दिया। तो ये रह गया फिर, और इसकी पत्नी जो ध्रुव स्वामी थी उससे भी फिर शादी कर ली अपनी भाभी से, मतलब, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय फिर बना है 380 में, ठीक है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था उसका टाइम पीरियड 375 तक का ही था, तो 375 से 380 रहा है रामगुप्त। तो फिर इसके बाद जो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय वो है 380 से लेकर 413 एडी तक। फिर इसको अगर बोला जाए तो गुप्तों का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को कहते हैं। लेकिन अगर मैंने बताया था, देखो ध्यान देना इस बात पे, जो प्राचीन हिस्ट्री है, प्राचीन जो इतिहास है, उसका स्वर्ण युग बोला जाता है पूरे गुप्त वंश को, और गुप्तों का स्वर्ण युग बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। तो ये ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना जब एग्जाम में आता है तो, ठीक है। इसको टाइटल मिली थी विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की इसको जो उपाधि है वो मिली थी। इन्होंने चलाया था, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या चलाया था, विक्रम संवत चलाया था, विक्रम संवत। इसके समय जो गोल्ड कॉइन्स थे ना वो दिनार बोले जाते थे, ठीक है, गोल्ड के कॉइन्स को दिनार बोला जाता था। और सबसे पहले चांदी के सिक्के भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चले थे, जिसको रुपयक बोला जाता था, रुपयक, ठीक है। फर्स्ट जो चाइनीज यात्री था फाहयान, वो इसके समय में आया था, ठीक है, 399 से 414 ईस्वी तक रहा है फर्स्ट यात्री जो फाहयान आया था, ठीक है। तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही रहा था। फिर इसके जो दरबारी थे वो 9 रत्न, इसके दरबार में 9 रत्न बोले जाते हैं, 9 रत्न थे, ठीक है। तो सारे तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो फेमस हैं वो थे कालिदास, ठीक है। कालिदास से उससे काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। अगर पूरा देखा जाए तो गुप्त वंश की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कालिदास के बुकों से मिल जाती है, ठीक है। तो कालिदास की बुक थी अभिज्ञान शाकुंतलम, बाकी की थी मेघदूत, ठीक है, मेघदूतम भी थी, रघुदशम भी थी, अग्निमित्रम भी थी, ये भी याद रखना, क्योंकि बुकों से ना एक क्वेश्चन बनता है, जो सबकी बुक्स से और जो उनके राइटर हैं वो जरूर देना ध्यान, ठीक है। तो दूसरा था फेमस मैं बता रही हूँ। फर्स्ट फेमस था कालिदास, दूसरा था आर्यभट्ट जिसने शून्य का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एक सेकंड, अगर मैं बात करूं कि पूरे अगर आपको 9 रत्न के बारे में बताऊं तो एक तो हो गया कालिदास, दूसरा हो गया आर्यभट्ट, तीसरा हो गया बाहर मीहर,
ठीक है, बाहर मिहिर है, ब्रह्मगुप्त, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। शंकु, ठीक है, धन्वंतरी, वरुचि, ठीक है, सयानक, ठीक है, अमर सिंह। इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आवाज़ से लिख लेना, ठीक है। तो ये इसके 9 रत्न थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा वही है गोल्ड कॉइन, जो मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन गुप्ताज के टाइम पे ही जारी किए गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसके बाद आता है उसका बेटा कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त। उसको महेंद्रादित्य भी बोला जाता है, ठीक है, महेंद्रादित्य। विक्रमादित्य बोला जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को, महेंद्रादित्य बोला जाता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का मेन क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को भारत की ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ये भी याद रखना। भारत का पूछ रहे थे भारत का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है, ठीक है। इसने मयूर शैली में क्या चलाई थी, मुद्राएं चलाई थी, ठीक है, मयूर शैली में कुमारगुप्त ने। फिर देखते हैं, इसके बाद आता है स्कंदगुप्त, लास्ट फेमस राजा था गुप्ताज का, ठीक है। गुप्ता का जो गुप्त वंश था उसका लास्ट फेमस पूछा जाए, लेकिन लास्ट नहीं था, ये लास्ट फेमस था ओनली, ठीक है। हुण जाति का आक्रमण हुआ था इसके टाइम पे, ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम। स्कंदगुप्त ने क्या किया था, सुदर्शन झील हमने पढ़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। उसके बाद रुद्रदामन ने, ये भी देखना, रुद्रदामन था जो शक, ठीक है, शक वंश का था फेमस रूलर, और स्कंदगुप्त है जो गुप्त वंश का लास्ट फेमस है, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया था, फिर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा था। पूछ लेते हैं ये चीजें। इसके बाद है कि भाई विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त लास्ट रूलर की अगर हम बात करें गुप्त वंश का तो वो था विष्णुगुप्त, लेकिन लास्ट फेमस की अगर बात करें तो वो था स्कंदगुप्त, ठीक है। इसके बाद हुआ जो गुप्ताज का तो टाइम था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि फेमस नहीं रहे, तो इन्होंने ये नॉर्मल सा जो राज फिर आ जाता है ना, तो फिर वो नहीं रहता, मतलब दमदार इनका जो राजकाज था वो दमदार सा नहीं रहा था, इसकी वजह से फिर गुप्ताज का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। गुप्ताज के टाइम के साथ ही हमारी जो प्राचीन हिस्ट्री है वो भी खत्म हो जाती है, लेकिन गुप्ताज से रिलेटेड है ना, मतलब गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो गुप्त वंश था वहाँ उनमें क्या होता था, महादंड नायक बोला जाता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बनते ही हैं कि भाई महादंड नायक किसको बोला जाता था, तो वो बोला जाता था चीफ जुडिशियल ऑफिसर को, ठीक है। अगर आज की बात हम करें, जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर होता है तो उस टाइम पे गुप्त वंश के टाइम पे उसको महादंड नायक बोलते थे, ठीक है। कुमार अमात्या बोला जाता था, इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर होता था, ठीक है, उसको कुमार अमात्या बोला जाता था। फिर और है, इसको मैरिज कर लेती हूँ साथ साथ में। संधि विग्राहिका किसको बोला जाता था, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस का, ठीक है, जो युद्ध का और शांति का जो मंत्री होता था उसको संधि विग्राहिका बोला जाता था। फिर नगारा श्रेष्ठिका, ठीक है, नगर श्रेष्ठी बोला जाता था चीफ बैंकर को, नगर श्रेष्ठी बोला जाता था चीफ बैंकर को, याद रखना ये भी। फिर है सरथावाह, ठीक है, एक सेकंड, सरथावाह बोलता था लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां, ठीक है, उसको बोला जाता था। तो इसी के साथ ही जो गुप्त वंश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी ख़त्म होती हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी एचटेट सीटेट आ रहा है तो सबके पास पहुंचना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तब तक बाय बाय।